हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 का जो टॉपिक है हमारा स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या होती है और ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है। आज पहले टॉपिक में देखेंगे स्टोक्स थ्योरम। जो स्टोक्स थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, बहुत ज्यादा क्या होगी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में पूछेगा तो तीन थ्योरम में से कोई एक थ्योरम पूछ सकता है, गॉस, स्टोक या ग्रीन्स। और स्टोक्स थ्योरम क्या होती है इसको समझेंगे। देखो स्टोक्स थ्योरम, इस थ्योरम में किसी लीनियर क्या होगा, लीनियर इंटीग्रल को किसी सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। किसी लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। किसी लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ये हो गई इसका डेफिनेशन। अब इसका स्टेटमेंट समझो, क्या कह रहा है स्टेटमेंट। जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, सरफेस एरिया है, इसे हम ds मानते हैं। हमने बताया ये हमारे क्या है, ये फ्लक्स रेखाएं हैं। इसकी फ्लक्स रेखाएं हैं तो हमने आपको स्टेटमेंट में लिखा है कि लेट माना कोई ए वेक्टर फंक्शन है। कोई ए वेक्टर फंक्शन है हमारे पास, इनिशियल लाइन में कोई ए वेक्टर फंक्शन होता है। ए वेक्टर फंक्शन है जिसकी फ्लक्स कर्व किसी दिए गए सरफेस को सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर ए के उस सरफेस बाउंड्री के परता लीनियर इंटीग्रल के बराबर होता है। ना समझ भाई। अब यहां से समझो, कोई हमारे पास वेक्टर फंक्शन ए है, कोई वेक्टर फंक्शन ए जो कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के उस कर्व बाउंड्री ए वेक्टर के परता क्या है, इक्वल है। बात क्लियर है। यहां पे डेफिनेशन समझो, किसी ए वेक्टर के कर्ल सरफेस एरिया, जो कर्ल सरफेस एरिया होता है वो ए वेक्टर फंक्शन के बाउंड्री के इक्वल होता है। बाउंड्री के क्या हो जाता है, सरफेस के इक्वल होता है, लीनियर इक्वल होता है। ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वल होता है। आप इसके स्टेटमेंट का क्या कीजिए, इसकी शॉर्ट लीजिए। अब मैं इसको प्रूव कराऊंगा कि जो सरफेस एरिया कर्ल जो लीनियर एरिया बराबर इक्वल कैसे है। ठीक है, अभी हमने आपको स्टेटमेंट कराई थी, अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे प्रूव, जैसे माना हमारे पास कोई एक सरफेस एस है, कोई सरफेस मान लो एरिया हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस एस है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री सी है, इसकी बाउंड्री मान लो सी है, सरफेस पूरा है, इस एरिया को हम बोलते हैं सरफेस है और इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री के अराउंड हम क्या करेंगे, बाउंड्री सी के अराउंड एस के यानी जो सरफेस है वेक्टर फंक्शन ए के साथ लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, जो बाउंड्री फंक्शन होगा, जो बाउंड्री होगा उसको वेक्टर फंक्शन ए के लाइन इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग हमारे पास सी क्या दे रहा है, एक बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री के अराउंड हम सरफेस एस का क्या करेंगे, वेक्टर फंक्शन ए जो होगा उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने लिखा है कि वेक्टर ए का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता दिया है वेक्टर ए का लाइन इंटीग्रल होगा। ये बंद फ्लक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमारी रेखाएं हैं वो जा रही हैं। क्या हमने आपको चित्र में बताए थे, जो हमारे पॉइंट क्या है, ए वेक्टर है, ए फंक्शन है, तो ए फंक्शन से जो रेखाएं जा रही हैं और इसमें क्या है, बंद कर्व लिया है, बंद सरफेस लिया है। ठीक है, ये क्या है, बंद सी, ठीक है, सी माना तो ए डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर नीचे इसको हम क्या लिखेंगे आगे, फिर मानेंगे लेट माना हमारे पास सरफेस है। ठीक है, सरफेस है। अब हम जो सरफेस को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, इसमें S1 और S2 में। सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी बाउंड्री भी हमारी होंगी, बाउंड्री भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। C1 ये C2 मान ली। बात क्लियर। तो हमारे पास C1 और C2 दोनों में हम डिवाइड कर दी, इसकी बाउंड्रियों को भी डिवाइड कर दिया और इसके हमने सरफेस को भी डिवाइड कर दिया। फिर हमारा क्या बनेगा, फिर हमारा ए वेक्टर का जो इंटीग्रल क्या बनेगा, यहाँ पर देखो कर्व जो हमारा होगा बाउंड्री वाला, ए वेक्टर dr बराबर हो जाएगा C1 और C2। जो हमने किस में लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो फंक्शन ए का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं सी के अराउंड। यहाँ पर बात समझने वाली है, सी के अराउंड हम क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल का जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, सरफेस इंटीग्रल का जो बाउंड्री होगा वो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तब हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड करने के बाद इसकी बाउंड्री भी दो भागों में हो जाएंगी। दो भाग में बाउंड्री होने के बाद तो हमारे ये हो जाएगी C1
और ये हो जाएगी C2, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी C1, ये हो जाएगी C2। इतनी बात क्लियर है। तो C1 वेक्टर ए वेक्टर लगा लो यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस फिर हमारा हो जाएगा जो वन सरफेस हो जाएगी C2 जो कर्व है ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसको रब कर दो। यहाँ पे चित्र बना लेना आप ये वाला, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो ये वाला चित्र आप बना लो। हमने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया है, हमारे पास सरफेस है, इसको दो भागों में डिवाइड किया, ये S1 S2, ये हो जाएगा C1 और ये C2, ठीक है। ये पॉइंट फंक्शन है जिसका मैं निकालनी है। अब बात करते हैं, नीचे क्या दिया है, इफ सरफेस S है। अब इनको निरे भागों में तोड़ेंगे। पहले तो हमने दो में तोड़ा, दो में तोड़ के देखा। अब क्या करेंगे, इसे n टर्म्स में तोड़ेंगे, n टर्म्स में तोड़ेंगे। हमारे पास सरफेस S एरिया है, फिर एरिया बनाओ। अब इसको छोटे 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 नन्हे भागों में तोड़ते चले जाएंगे। काल्पनिक होंगे, अनंत होंगे। ये रेखाएं हमारी क्या होंगी, अनंत रेखाएं होंगी, तो जिनकी बाउंड्री भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जैसी बात है, देखो C1 बराबर C1, C2 डॉट डॉट Ci और Cn हो, इन्हें डिवाइड करते हैं, यानी इनकी बाउंड्री और सरफेस को दोनों को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक तोड़ते रहेंगे, टर्म कर लेंगे। फिर हमारा पास लीनियर इंटीग्रल बराबर क्या होता है, देखो हमारे पास देखेंगे वंद इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पे C मान लो, ठीक है, C है अपना, जो C बाउंड्री के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो A वेक्टर डॉट dr वेक्टर C A वेक्टर dr1 वेक्टर C drm dr2 वेक्टर। इसी प्रकार से हम लिख देंगे, देखो C dr1 वेक्टर C dr2 वेक्टर है, तो हमारा ये सरफेस ही इतने का सरफेस dr1 वेक्टर dr2 वेक्टर r3 r4 r5 r6 r7। सिंपल, इस टाइप से हमारे टर्म्स में क्या जाएंगे, बढ़ते रहेंगे, हौले हौले इनको टर्म क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से हमारा डॉट डॉट चलते चले जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN I और DRN वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से छोटे छोटे आर जो टर्म होंगे हमारे, जो निम्न टर्म में टूट जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का और थोड़ा प्रूफ कराते हैं। अभी हमने आपको प्रूफ कराया था थोड़ा, अब इसके टर्म्स जो हमने लिखाए थे S के, S को हमने निम्न टर्म्स में तोड़ा था, S1 और S2 डॉट 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 Sn, फिर हमने C1 जो बाउंड्री है वो C2 डॉट डॉट Cn में। अब इनके टर्म्स हमने लिखाए थे, जो हमारे पास क्या है, कर्व है, जो C कर्व क्या बता रही, बाउंड्री बता रहे थे, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर C1 C2 और Cn तक है। अब इनको हम क्या करेंगे, सिग्मा में कर लेंगे, ठीक है। एक सिग्मा में क्या हो जाती है, टोटल वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो n बराबर टर्म्स जो आएंगे, जो हमारे चल रहे हैं Cn C2 C1, ठीक है, n टर्म्स। I बराबर 1 लिख लेंगे, जिससे कि हमारे पास जो R1 R2 की वैल्यू होगी वो I में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास लगाएंगे जो क्या है हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल का साइन, किसका, इंटीग्रल, समाकलन। तो समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट dr वेक्टर I कैप, सही है, I सॉरी, और नीचे हो जाएगा I बराबर 1 वैल्यू। फिर सिग्मा बराबर हम लिखेंगे SI, ऊपर कैलकुलेट करेंगे, SI नीचे कैलकुलेट करेंगे। SI हमारे पास क्या है, सरफेस है, जो सरफेस एरिया होती है SI, तो हमारे पास क्या, सरफेस, तो पूरे सरफेस को हम ऊपर भी नीचे दोनों तरफ टर्म में क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों टर्म में कैलकुलेट करने के बाद SI बराबर हम लगाएंगे 0, SI बराबर हम क्या लगाएंगे 0, जो हमारा क्या होगा, SI टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, शून्य होती है। यदि हम यहाँ पे शून्य रख देंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट में चली जाएगी, ऊपर इनफाइनाइट चली जाएगी, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू होगी यहाँ पे, जिन वैल्यू को टर्म्स को क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी। इन वैल्यू को कैलकुलेट करेगी तो हम यहाँ पे उनकी वैल्यू रखेंगे, तो SI टेंड्स टू लिमिट में लगाएंगे, लिमिट SI टेंड्स टू 0 बराबर हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, A वेक्टर dr वेक्टर, वेक्टर लगा लेना, ठीक है। और नीचे SI क्या बता रहा है, हमारा सरफेस बता रहा है। जब इनको हम इससे कैलकुलेट में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा एक फंक्शन बनाएगा, कर्ल A वेक्टर इनटू n कैप। n कैप क्या बता रहा है, इसकी यूनिट इकाई बता रहा है, जो हमारे पास सरफेस एरिया है और जो हमारे पास सरफेस एरिया है और बाउंड्री है, इनको क्या बता रही है, यूनिट बता रही है, इकाई सदिश बताएगा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे n कैप जोड़ते हैं, ठीक है। n कैप जोड़ने के बाद हमारा फिर फाइनली आंसर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, C A वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रल, और ये हमारा लीनियर इंटीग्रल बराबर कर्ल इनटू A वेक्टर n कैप ds वेक्टर। ds क्या है हमारा, वही हमने आपको बताया था, सरफेस बता रहे हैं, उसकी डिस्टेंस को बताता है, सरफेस के चारों ओर।
ये हमने थ्योरी में दिखाया था। अब ये हो गया हमारा प्रूफ, सिद्ध हो गया पूरा। क्या हो गया? कर्व। क्या है? कर्व, यानी कि इंटीग्रल साइन होता है लीनियर इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर सरफेस इंटीग्रल कर्ल ए वेक्टर dr। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ल को इस प्रकार से, कर्ल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इस टाइप से भी कर सकते हैं, कर्ल ए वेक्टर dr वेक्टर। कर्ल को इस टाइप से भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस लगा लेना, ठीक है, क्रॉस करके भी। ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगभग 25 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। क्या 25 नंबर दे के जाएगा? इसके बाद हम आपको गॉस भी समझाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम भी समझाएंगे, ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल धमाकेदार सेशन के साथ, और जुड़े रहे हमारे साथ। और इस प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।